हैदराबाद में हुए धमाकों ने देश की सुरक्षा को लेकर तमाम सवाल खड़े कर दिए हैं, जिनको हम एक एक करके उठाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको राज्यसभा लिए चलते हैं, जहां गृहमंत्री शिंदे धमाकों पर ही बयान दे रहे हैं। हमने उसी वक्त ऑर्डर दे दिया था इंटेलिजेंस एजेंसी को, ये सब अलर्ट रहने, बॉर्डर अलर्ट रह जाए। इन्फिल्ट्रेशन के बारे में भी बहुत स्ट्रिक्ट हमने कर दिया था। और ये बात अच्छी है कि सुदैव से वो इन्फिल्ट्रेशन की उस अभी तक की ये कम हो गई है, उसमें कुछ बढ़ावा नहीं हो गया। लेकिन यहां भी अपने देश में ये स्वाभाविक था कि जिस तरह से गए, ये सब अटैक हो गए, पार्लियामेंट का अटैक हो, बंबई का अटैक हो, और वो नेबरिंग कंट्री की बातें सब लोग कहते हैं, तो ये नेचुरल कोर्स में ये सब यहाँ दुर्घटना होने का संभव हो सकता है। ये बातें सरकार को तो मालूम थी, उसी के लिए हमने अलर्ट मैसेजेस सब जगह देने का प्रयास किया। इसी मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा, इसी भी केस में 16 तारीख को अलर्ट दे दिया था पूरे देश को, 19 तारीख को दे दिया था, 20 तारीख को दे दिया था। मुझे बहुत अच्छा लगा कि लीडर ऑफ अपोजिशन ने, क्योंकि वो एक बड़े नामचीन वकील है, उन्होंने बोला कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के बारे में तो नहीं हो सकता है। और ये मैं बताना चाहूंगा कि स्पेसिफिक इंटेलिजेंस होता तो फिर कई देशों में भी नहीं होता है। आपने, हमारे सिंह साहब ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात की, एनसीटीसी की बात की। एनसीटीसी तो हम करना चाहते हैं, बट कई राज्यों के पत्र आ गए हैं कि एनसीटीसी मत करो, हमारा अधिकार छीन मत ले लो। और मैं आज भी तैयार हूं, जेटली साहब, मैं कहता हूं कि हम एनसीटीसी करने के लिए तैयार है। आपको इंटेलिजेंस में उसको नहीं रखने का, निकाल दीजिए, और दूसरा कोई होगा निकालेंगे, बैठ के तो हम करें। मैं आपको थोड़ा सा मालूमात देना चाहूंगा कि ये आपने राष्ट्रपति जी के भाषण की बात की, टेररिज्म की, तो ये सही बात राष्ट्रपति जी ने देश को बताया है कि हो गया है ये। आप जरा 2008 में देखे, टेररिस्ट अटैक 10 बार हो गए थे। 2010 की देख ले तो 5 बार हो गए थे। 2011 पे देखे तो 4 बार हो गए थे, और 2012 पे देखे तो 2 बार हो गए। और ये कैसे कम हो गए, क्या स्टेप्स ले लिए? तो इफेक्टिव बॉर्डर मैनेजमेंट, बॉर्डर फेंसिंग, फ्लड लाइटिंग और सर्वेलेंस इक्विपमेंट वहां लगाए गए। दूसरा, आप लोगों ने सहयोग देके यूएपी का एक्ट यहां पास करवा दिया। थोड़ी सी टीका टिप्पणी हो गई, लेकिन जो अमेंडमेंट थी वो अमेंडमेंट फेक करेंसी और टेररिज्म के लिए जो मदद करते हैं उसके बारे में उतना ही एक्ट था, बट उसके बारे में भी बहुत बातें यहां सुननी पड़ी। लेकिन ठीक है, तो भी उन्होंने एक्ट पास कर दिया। तीसरी बात, एनआईए की इस्टेब्लिशमेंट, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, 2008 में वो हो गई। सबसे महत्वपूर्ण बात मैक की है, मल्टी एजेंसी सेंटर, वो स्ट्रेंथन कर दिया और 24/7 वो चल रहा है आज। नेटग्रिड, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड, ये भी सेटअप हो गया है, और इसकी वजह से ये कम हो गया है। और ये जो सब इंटेलिजेंस की एजेंसियां हैं, हर रोज इसकी बातें होती है और उसमें विचार होता है। एक बार सुबह होता है, एक बार शाम होता है। और ये भी बातें हम बता रहे थे जो हमने गए 3-4 दिन में, और जब से ये 2 एग्जीक्यूशन हो गए तभी के बाद भी हम बहुत अलर्ट है। जब हमारे पास एक 3-4 दिन पहले कुछ मालूमात हो गई, मैं वो डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि वो अलर्ट होते हैं, तो ये थोड़ी सी मालूमात होने के बाद हमने इमीडिएटली सब इंफॉर्मेशन दे दी। यूजुअली हम डीजी को मालूमात देते हैं, बट इस वक्त हमने 5 शहरों में विशेषता इसकी जानकारी दे दी थी कि जहां बेंगलोर है, मुंबई है, हैदराबाद है, या कोयम्बतूर है, ऐसे शहरों में हमने यहाँ मालूमात दे दी थी।
कि इसकी वजह से कि वो अलर्ट रह जाए। दुर्दैवी ये घटना हो गई, लेकिन सरकार इसमें जो भी स्टेप्स ले रही है वो एक फर्म स्टेप्स ले रही है। इसमें कोई राजकारण की बात नहीं आनी चाहिए। हम राजकारण की बात नहीं कर रहे और कभी नहीं करेंगे, क्योंकि टेररिज्म जब आपने इतनी अच्छी तरह से सबने सहयोग दिया है कि हम सब मिलकर फाइट करेंगे, और मुझे पूरा विश्वास है जिस तरह से अभी 2012 की फिगर हमारे पास है टेररिज्म का ये हो गया, आप सबके साथ रहे तो ये आखिरी भी टेररिज्म का ये अटैक हो सकता है, इसके बाद भी नहीं हो सकता है, ऐसा भी वक्त आ सकता है। गृहमंत्री बात कर रहे हैं इंटेलिजेंस शेयरिंग को बेहतर बनाने की, साथ ही साथ तमाम एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने की, और उनका कहना है कि सब कुछ किया गया है और इसीलिए साल दर साल धमाकों की संख्या कम हो रही है। लेकिन शायद ये जवाब, ये एक्सप्लेनेशन उन 17 लोगों के परिवार वालों के गले नहीं उतरेगा जिन्होंने अपनों को खोया है। और अगर के धमाकों की बात करें तो चाहे बम बनाने का तरीका हो या फिर उन्हें प्लांट करने का, उंगलियां इंडियन मुजाहिदीन की तरफ उठ रही हैं। कई और ऐसे सबूत और सुराग जांच एजेंसियों को मिले हैं जिसके आधार पर यह तय किया जा रहा है कि धमाकों में हाथ इंडियन मुजाहिदीन का ही है। हैदराबाद धमाके का गुनहगार कौन? 16 बेगुनाहों के खून का जिम्मेदार कौन? क्या धमाके में थी लश्कर-ए तैयबा की साजिश? क्या इंडियन मुजाहिदीन ने दिया धमाके को अंजाम? गुरुवार की शाम आतंकवादियों की जिस कायराना हरकत से पूरा हैदराबाद दहल उठा, उसके गुनहगारों को तलाशने में जुटी हैं देश की सबसे काबिल जांच एजेंसियां। अब तक की जांच से तस्वीर करीब करीब साफ हो चुकी है। धमाके का तरीका और तमाम सुराग इशारा कर रहे हैं कि धमाके के पीछे इंडियन मुजाहिदीन का ही हाथ है। जांच एजेंसियों के सूत्रों की माने तो लश्कर के फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन इंडियन मुजाहिदीन ने धमाके के लिए सी से जुड़े स्थानीय लोगों की मदद ली थी। जांच एजेंसियों की शक की सुई इंडियन मुजाहिदीन की ओर घूमने की दो खास वजहें हैं। पहला, बम बनाने का तरीका, और दूसरा, बम लगाने का तरीका। अब तक की जांच से इतना तय हो चुका है कि इस बम में अमोनियम नाइट्रेट, फ्यूल ऑयल और टाइमर का इस्तेमाल किया गया था। दरअसल धमाके की जगह से किसी केमिकल के सबूत अभी नहीं मिले हैं, इसीलिए जांच एजेंसियां मान रही हैं कि अमोनियम नाइट्रेट को आधार बनाकर बम तैयार किया गया था, क्योंकि अमोनियम नाइट्रेट कुछ देर में उड़ जाता है। धमाके के लिए दोनों बम को साइकिल में टिन बॉक्स में रखा गया था, जो इंडियन मुजाहिदीन के पुराने मॉड्यूल से मेल खाता है। जांच एजेंसियों का दावा है कि आईएम के आका रियाज भटकर ने जून 2012 में आतंकवादी इमरान अकरम के साथ एक और शख्स को हैदराबाद के दिलसुख नगर इलाके की रेकी करने का हुक्म दिया था। इमरान और उसके साथियों ने रेक कर बाकायदा रियाज भटकर को जानकारी मुहैया कराई थी। इमरान वही शख्स है जिसने पुणे के बेस्ट बेकरी में धमाके को अंजाम दिया था। The government is committed to combat such cowardly terror attack and it shall make all possible efforts to apprehend the perpetrators and masterminds behind glass and ensure that they are punished as per the law. 2007 में भी यासीन भटकल ने अपने 4 साथियों के साथ इसी इलाके में बम प्लांट किया था। इंडियन मुजाहिदीन लगातार दिलसुख नगर को निशाना बनाना चाहता था। इस बीच सुरक्षा एजेंसियों ने महाराष्ट्र के अहमदनगर और नांदेड़ में टीम भेजकर आईएम के पुराने संपर्कों को खंगालने में जुट गई हैं। उम्मीद की जा रही है कि महाराष्ट्र से भी कोई ठोस सुराग मिल सकता है। सूत्रों के मुताबिक धमाके के ठीक पहले आजमगढ़ के इंडियन मुजाहिदीन के एक अहम किरदार का मोबाइल नंबर भी हैदराबाद के शाहीन नगर इलाके में चालू पाया गया है। ये नंबर जम्मू कश्मीर में एक्टिव हुआ और शाहीन नगर में आकर बंद हो गया। सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि इस साजिश का ताना बाना रियाज भटकल और उसके अहम साथी यासीन भटकल के इशारे पर बुना गया था।
सुराग तलाशने में जुटी सुरक्षा एजेंसियों का शक इंडियन मुजाहिदीन को लेकर तब और भी गहराया जब धमाके से 3 दिन पहले आतंकवादी संगठन के एक भगौड़े आतंकवादी असदुल्ला अबरार के मुंबई में होने का पता चला। असदुल्ला पर 10 लाख का इनाम भी घोषित किया जा चुका है। जाहिर है तमाम सबूत और सुराग एक बार फिर इंडियन मुजाहिदीन को कटघरे में खड़ा कर रही हैं। अब इंतजार है हैदराबाद के गुनहगारों को उनके अंजाम तक पहुंचाए जाने का। कुछ महीनों की खामोशी के बाद आतंकवाद ने हैदराबाद में सर उठाकर सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक नई चुनौती पेश कर दी है। वैसे तो सुरक्षा एजेंसियां इन धमाकों में लश्कर तैयबा या फिर इंडियन मुजाहिदीन का हाथ देख रही हैं, लेकिन उनकी सबसे बड़ी चिंता इन धमाकों में शामिल लोगों को जल्द से जल्द पकड़ने को लेकर है, क्योंकि उन्हें शक है कि अगर इन्हें नहीं पकड़ा गया तो आने वाले समय में और भी धमाके हो सकते हैं। कैमरामैन विनोद शिकारपुरी के साथ प्रबल प्रताप सिंह, हैदराबाद, आज तक। और इस वक्त हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता जुड़ रहे हैं ज्यादा जानकारी के साथ इन धमाकों को लेकर। दिल्ली में न्यूज रूम से हमारे साथ होंगे दीपक शर्मा और हैदराबाद से हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रबल प्रताप सिंह। पहले शुरुआत हम दीपक से करें। दीपक, ये लगभग साफ है कि जो फुटप्रिंट है इन धमाकों में वो इंडियन मुजाहिदीन का ही है और जो तमाम जिसको कहना चाहिए सिचुएशन बन रही थी अफजल की फांसी के बाद से, एक तरफ हाफिज सईद कहता है बदले का वक्त आ गया, फिर एक नंबर ट्रेस होता है मुंबई में, लेकिन फिर भी इस साजिश को, इस धमाके को रोका नहीं जा सका। चूक कहां हुई? देखिए, बात सही है कि अब तक जो इस घटना में जितने भी सुराग मिले हैं वो पर्याप्त नहीं है और जिसे कहा जाए सफिशिएंट नहीं है। एक छाप जरूर इंडियन मुजाहिदीन की दिख रही है, लेकिन रितुल, अगर इस पूरी घटना को अगर हम पिछले 4-5 महीने में देखें तो 4-5 महीने में ऐसे कई संकेत थे। दिल्ली की स्पेशल पुलिस ने एक संकेत दिया था जहां पर इमरान ने ये कबूल किया था अपने इंटरोगेशन में कि उसने रेकी करी है, उसी इलाके में रेकी करी हैदराबाद में जब धमाका हुआ है। इसके बाद जो दानिश है, जो जनवरी के तीसरे हफ्ते में पकड़ा गया, जो यासीन भटकल का साथी था दरभंगा में, एनआईए ने खुद पकड़ा, उसने एनआईए को बताया कि हैदराबाद से बातचीत हो रही थी, कुछ फोन कॉल्स मिले। लेकिन ये बात जरूर है कि आज सुशील कुमार शिंदे ने ये कहा है पार्लियामेंट में कि जो मैक है, जो इंटेलिजेंस एजेंसीज आपस में सूचना का आदान प्रदान कर रही थी, एटीएस जो है उनको भी सूचना दी जा रही थी, लेकिन इन सब के बावजूद जो लीड्स मिल रही थी उसको ठीक तरह से फॉलो नहीं किया गया। और यही वजह है कि जो हमारी तैयारी है, जो सुरक्षा एजेंसियों की तैयारी है, वो पर्याप्त नहीं है। और इसी वजह से जो घटना कल हुई है उसके भी कोई बहुत स्ट्रांग लीड्स नहीं मिले। मैं 1.5 घंटे तक एनआईए के मुख्यालय में था और वहां भी कोई स्ट्रांग लीड्स अभी तक नहीं मिली है। आप कह सकते हैं कि सिर्फ एक छाप है, इम्प्रिंट दिखाई दे रहा है। जी, स्ट्रांग लीड्स नहीं मिले हैं। दिल्ली से इस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है। प्रबल, यही सवाल हम आपसे पूछना चाहते हैं, लोकल लेवल पर हैदराबाद में किस तरह की लीड्स मिल रही है? क्योंकि बताया ये जा रहा है कि सिमी के जो स्थानीय कार्यकर्ता थे उन्होंने मदद की थी इस ब्लास्ट को अंजाम देने में। पहली बात तो ऋतुल, एक बात बता दूं, ऐसा नहीं है कि लीड जो लोकल मिलेगी वो नेशनल एनआई के लेवल पे अलग मिलेगी। ये सही बात है कि केवल उनके पास इंडिकेशंस हैं। इंडिकेशंस इस बात को लेकर के हैं और पिछले कई महीनों से कि जो जिस तरह से धमाके को अंजाम दिया गया आखिर उस पर वो फुटप्रिंट किसका है, वो फुटप्रिंट और जो इंडियन मुजाहिदीन से जुड़े लोगों की मौजूदगी है, जो उनके मूवमेंट्स ट्रैक किए गए हैं समय समय पे अलग अलग ठिकानों पे, उनसे ये जांच एजेंसियां इस निष्कर्ष पे पहुंच रही हैं कि इसमें इंडियन मुजाहिदीन का हाथ हो सकता है। लेकिन कोई ठोस लीड की अभी कोई ऐसी एक इमर्ज की हो जिसको परस्यू करके इसके परपेट्रेटर्स को सीधे दबोचा जाए, ऐसी अभी स्थिति यहाँ पे नहीं है। रही दूसरी बात, ये बात बिल्कुल सही है कि मेरी जब यहाँ बात हो रही थी एनआईए के और दूसरे अधिकारियों से, तो उन्होंने इस बात को लेकर के वो आश्वस्त थे कि भले ही इसमें टाइम लग रहा है लेकिन कोई ना कोई डेफिनेटली यहां से जरूर इमर्ज करेगी अगले 1-2-3 दिन में। और शायद उनको इस बात का भरोसा है कि वो कुछ दिनों में इसमें कामयाबी हासिल कर पाएंगे। इससे भी अहम बात यह है कि हैदराबाद में जहां पे ये घटना हुई है, मेरे सहयोगी इसमें शम्स हैं, उन्होंने इस पूरे इलाके को देखा और ऋतुल यहाँ पे लगातार धमाके कराने की कोशिश की गई है। एक यहाँ का एक अलग कल्चर है, यहाँ से पुराना हैदराबाद शुरू हो जाता है और यहाँ से जो है बाद का विकास हुआ हैदराबाद के। मैं शम्स से पूछूंगा, शम्स आप बताओ कि आखिर आप इस पूरे इलाके को देखा, यहाँ गए, लोगों से मिले, इंटरेक्ट किया, क्या आपने महसूस? देखिए प्रॉब्लम इसमें 2 चीज है। ये जो पूरा दिलसुख नगर, अगर हम इसकी बात करें, 2002 में हैदराबाद में धमाके की शुरुआत यहीं से हुई थी। पहली बार हैदराबाद में धमाका जो हुआ था 2000 हुआ था, साईं मंदिर यहाँ से करीब 200 कदम की दूरी पर है। दूसरी बात ये कि इस पूरे इलाके में अगर हम जख्मियों की बात करें, करीब 80 लोग घायल हैं, जिसमें से 60 स्टूडेंट हैं।
जो 15 के करीब मरे उनमें से 7 नौजवान हैं। उसकी वजह ये कि पूरे हैदराबाद में स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा हब है ये, यहाँ सबसे ज्यादा कोचिंग सेंटर्स हैं, यहाँ सबसे ज्यादा हॉस्टल है और यही वजह है कि शाम को वो लोग यहाँ अक्सर आते हैं। दो और चीजें जिसकी वजह से ये हादसा और भयानक हो सकता था, बराबर में जो कोणार्क सिनेमा हॉल है, इसके शो की टाइमिंग अब से कुछ दिन पहले 7:15 बजे हुआ करती थी, उन्होंने हाल ही में टाइम बदलकर 6:15 कर दिया। अगर सोचिए कि 7:15 पे ये शो का टाइम होता, लोग बाहर होते तो कितना और नुकसान हो सकता था। इसी तरह से साईं जो मंदिर है यहाँ पर, शाम को हमेशा 7 बजे वहां से एक प्रोसेशन निकलता है, इसके अलावा आरती होती है, लेकिन कल वो आरती 8 बजे रात को ही, वो जो वहां से जो पालकी निकली थी वो भी 8 बजे के बाद निकलनी थी। इसकी वजह से भी लोग यहाँ आने से बच गए। दो चीजें जिसकी वजह से बहुत सारी जानें बच गई, और तीसरी बात ये कि ये पूरा इलाका अगर इसको देखा जाए तो हैदराबाद की जान है एक तरह से, इस हम दिलसुख नगर की बात करें, और शायद इसीलिए टारगेट पे है। हैदराबाद धमाकों में हालांकि पुख्ता सबूत कोई नहीं मिले हैं, लेकिन इशारा जा रहा है सीधे इंडियन मुजाहिदीन की तरफ, और उसी के 21 चेहरों को बहुत ही बेसब्री से तलाश रही हैं जांच एजेंसियां। हैदराबाद के धमाकों के पीछे की पूरी साजिश अभी तक भले ही बेनकाब नहीं हो सकी है, लेकिन इस सनसनीखेज वारदात में इंडियन मुजाहिदीन की छाप उभर रही है। मामले की जांच कर रही नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए के रडार पर खौफ के वो 21 चेहरे हैं जिनके बारे में किसी भी एजेंसी को कोई जानकारी नहीं है। जी हां, ये देखिए, ये हैं इंडियन मुजाहिदीन के वो 21 चेहरे जिनकी तलाश सरगर्मी से देश के भीतर और बाहर की जा रही है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन का सरगना रियाज भटकल पाकिस्तान के शहर कराची में छिपा हुआ है। रियाज के साथ कराची में पुणे धमाके का आरोपी मोहसिन चौधरी फरारी काट रहा है। ऐसी खबर है कि आजमगढ़ मॉड्यूल का शातिर आतंकवादी शाहनवाज भी कराची में पनाह मिली हुई है। सीक्रेट रिपोर्ट के मुताबिक इंडियन मुजाहिदीन का सक्रिय सदस्य अबू राशिद और इकबाल भटकल संयुक्त अरब अमीरात के शहर शारजाह में छिपे हुए हैं। हैदराबाद धमाकों में एजेंसियां जिस असद की तलाश कर रही हैं, वो भी शारजाह में छुपा हुआ बताया जाता है। असद का पूरा नाम असदुल्ला अख्तर है और उसके पिता आजमगढ़ में डॉक्टर हैं। हैदराबाद धमाके के पीछे की साजिश और तरीका देश में हुए पहले कई बम धमाकों से काफी मिलता जुलता है, जिसको इंडियन मुजाहिदीन ने अंजाम दिया था, और यही वजह है कि इस धमाके का प्राइम सस्पेक्ट इंडियन मुजाहिदीन को माना जा रहा है, और जांच एजेंसी इंडियन मुजाहिदीन के इन 21 चेहरों को खंगालने में जुटी हुई है। चमचमाते दुबई से सटे हुए शारजाह शहर में इंडियन मुजाहिदीन के कई गुनहगार पनाह लिए हुए हैं। सूत्रों के मुताबिक शारजाह के अल कस्मिया इलाके में इन्हें आजमगढ़ के एक व्यापारी फैजान ने पनाह दे रखी है। फैजान अबू सलेम का साथी रहा है। अबू सलेम तो फिलहाल मुंबई में सलाखों के पीछे कैद है, लेकिन उसके शारजाह कनेक्शन का फायदा आजमगढ़ मॉड्यूल के आतंकवादी उठा रहे हैं। फैजान के संयुक्त अरब अमीरात के 2 फ्लैट में ली आतंकवादियों ने पनाह। अजमान और शारजाह में है फ्लैट। फैजान का शारजाह में है लॉन्ड्री का बिजनेस। उत्तर प्रदेश की एटीएस जब तक आजमगढ़ मॉड्यूल के शारजाह कनेक्शन तक पहुंचती, तब तक रियाज भटकल को भनक लग चुकी थी और 2011 के बाद शारजाह में बैठा ये मॉड्यूल एजेंसियों के रडार से लापता हो गया। मॉड्यूल का लापता होना ही सबसे बड़ा खतरा माना जा रहा है। उधर हैदराबाद धमाकों के प्राइम सस्पेक्ट यासीन भटकल के बारे में बताया जा रहा है कि वो कभी भारत तो कभी नेपाल में देखा गया है। एनआईए को यासीन से जुड़े कुछ फोन नंबर मिले, जिनके आधार पर जांच की जा रही है। दीपक शर्मा के साथ अरुण सिंह, दिल्ली, आज तक। जी हां, एक दो नहीं, तमाम सवाल उठ खड़े हुए हैं हैदराबाद के धमाके के बाद, क्योंकि तमाम तरह के अलर्ट्स पहले से थे। इंटेलिजेंस एजेंसीज को इस तरह की सूचना थी कि देश में गड़बड़ी फैलाने की कोशिश हो सकती है। साथ ही साथ अफजल गुरु की फांसी के बाद भी हाफिज सईद की तरफ से यह बयान आया था कि बदला लिया जाएगा, और इंडियन मुजाहिदीन जिसके हाथ होने का शक अब जताया जा रहा है, उसको लश्कर तैयबा का ही एक अंग माना जाता है, एक प्रॉक्सी माना जाता है। इस सब के बावजूद, इतने सारे इनपुट्स के बावजूद अगर कोताही हो जाती है, चूक जाती है सुरक्षा एजेंसियां, चूक जाती है पुलिस, और धमाके हो जाते हैं, 16 लोग अपनी जान खो बैठते हैं, तो फिर इन सभी सवालों का उठना बहुत लाजमी हो भी जाता है। वैसे अब जांच एजेंसियां सुराग की तलाश में जुट गई हैं। हमारे संवाददाता मुनीश पांडे के पास इस ब्लास्ट को लेकर कई अहम जानकारियां हाथ में हैं।
हैदराबाद में हुए बम धमाकों के तार खुलना धीरे धीरे शुरू हो गए हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या सुरक्षा एजेंसियों को जिन आतंकियों ने काम किया हुआ है उनके बारे में जानकारी थी। ये सवाल इसलिए भी खड़ा हो रहा है क्योंकि महाराष्ट्र एटीएस ने कुछ दिन पहले ही उन संदिग्धों की तस्वीरें जारी की थी जिसमें कि उनको बताया गया था कि इन्होंने आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया हुआ है। सबसे पहला नाम यासीन भटकल का है, उसके बाद जो दूसरा संदिग्ध बताया जाए तबरेज, जो कि उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ का रहने वाला है, वो इसमें शामिल होना बताया जा रहा है। वकास नाम, जिसके बारे में ये नहीं पता है कि वो भारतीय मूल का है या पाकिस्तानी मूल का है, लेकिन इतना जरूर बताया जा रहा है कि इंडियन मुजाहिदीन और उसके साथ साथ बाकी की आतंकी गतिविधियों में लगातार शामिल रहा है। उनकी तस्वीरें जारी की थी महाराष्ट्र एटीएस ने और उसके बाद उनके ऊपर 10 लाख रुपए का इनाम रखा था। लगातार ये बातें महाराष्ट्र एटीएस कह रहा था कि ये जितने भी वांटेड चेहरे आपके सामने मौजूद हैं, ये कहीं ना कहीं लगातार बम साजिशों को अंजाम देने के लिए आतंकी संगठनों से जुड़े हुए हैं। क्या ये जो आतंकी हैं उसकी जानकारी अगर महाराष्ट्र एटीएस को थी तो उसने जो सेंट्रल एजेंसीज हैं, एनआईए है, दिल्ली पुलिस है, हैदराबाद है, बेंगलोर है, उन एजेंसियों को क्या इस बारे में जानकारी दी गई थी? अगर जानकारी दी गई थी और जैसा कि बताया जा रहा है कि उन्हें कुछ दिन पहले देखा गया था वहां पे आतंकी गतिविधियों के चलते, तो क्या उस बारे में सुरक्षा एजेंसियों ने कोई कदम उठाया? उनके पास जानकारी थी? ये वो आरोपी हैं जिनके ऊपर कई बम धमाकों के आरोप है, 13/7 के ब्लास्ट हैं, ब्लास्ट है, इन बम धमाकों के आरोप हैं, लेकिन फिर भी एजेंसियों ने इसकी तस्वीरें जारी कर दी, इनके ऊपर इनाम तो रख दिया, लेकिन इन्हें पकड़ने में नाकामयाब रहे और शायद यही एक वजह है कि हैदराबाद बम धमाका हुआ और उसका खामियाजा आम आदमी को भुगतना पड़ा। कैमरामैन संदीप के साथ मुनीश पांडे, मुंबई, आज तक। जी हां, दिक्कत भी यही है कि धमाका हो गया अलर्ट होने के बावजूद, पुलिस को, गृह मंत्रालय को इसकी जानकारी होने के बावजूद। हम सीधे आपको लिए चलते हैं हमारे संवाददाता धीरेन पुंडीर के पास। धीरेन के पास हम आपको बता दें एक बहुत अहम जानकारी हाथ में है। दरअसल उनके पास कॉपीज हैं उन अलर्ट्स की जो कि तमाम सुरक्षा एजेंसियों को मिले थे और जिनको लेकर जिनसे ये अगर बैठकर सही तरीके से सोचा जाता, अगर सही तरीके से इस इंटेलिजेंस को एक साथ रखा जाता तो शायद ये संकेत मिल सकता था कि कोई एक बड़ा शहर निशाने पर है और इस तरह से धमाका हो सकता है। धीरेन, ये बताइए क्या कहा गया है इन अलर्ट्स में, क्योंकि गृह मंत्री का कहना था कि जो अलर्ट्स उनको मिले थे वो बहुत स्पेसिफिक नहीं थे। आपके पास तो इस वक्त हाथ में कॉपी है, क्या है इसमें? देखिए ऋतुल, जो ये अलर्ट है, पहला अलर्ट अगर हम देखें इस पूरे महीने में जो है, चूंकि कई अलर्ट इससे पहले हुए, लेकिन 9 फरवरी को जब अफजल गुरु की हैंगिंग हुई उसके बाद के अलर्ट में जो 16 फरवरी को जारी किया, जो मेरे पास जो मैं दिखाना चाहूंगा, उसमें साफ तौर पे लिखा गया है, ये जो सबसे अहम इसमें जानकारी वो ये है कि सिक्योरिटी एजेंसीज में हार्न्स देयर रिसोर्सेज टू मॉनिटर पॉसिबल चैनल ऑफ लॉजिस्टिक सपोर्ट फॉर सच ग्रुप element to counter their plan. Lead pertaining to no IM or Lashkar absconder may be vigorously pursued for their inter-direction subjects. उन लोगों ने साफ तौर पे इन दोनों, ये मैं जो दिखा रहा था ये 16 फरवरी का है। इसके बाद जो सबसे लेटेस्ट है जिसकी जानकारी खुद गृह मंत्री ने जो बातचीत में कहा था वो ये अलर्ट है, जिसमें उन्होंने कहा कि फ्रेश इनपुट है कि पर्सन्स बिलीव टू बी कनेक्टेड विद द सिमी IMR बिलीव्ड टू बी प्लानिंग एन अटैक इन द कमिंग डेज। यानी क्लियर 20 तारीख को भी एक अलर्ट जारी किया गया। हालांकि उससे पहले 16 फरवरी वाला अलर्ट अगर आप पढ़ें तो वो डिटेल में है, जिसमें जानकारी दी गई कि पाकिस्तान में किस तरह से अलग अलग जो ग्रुप है उन्होंने मिलकर, जो जिहादी काउंसिल है जिसमें इसमें पूरी जानकारी दी गई है कि उसमें कौन कौन थे। 9 आउटफिट जो जिहादी काउंसिल के थे वो तमाम लोग थे और उन्होंने ये कहा कि रिटेलिएटरी एक्शन बाय द लेट इन द नियर फ्यूचर टू अवेंज द हैंगिंग ऑफ अफजल गुरु। तो उस पूरे अलर्ट को यहाँ CIB जो सेंट्रल IB है उनके पास था, उन्होंने इसको शेयर भी किया, उन्होंने पूरी जानकारी भी, लेकिन इसके बावजूद शायद इस एग्जीक्यूशन में इस तरह की कोई समस्या जरूर है। एक बात बताइए धीरेन, आपने जो हमें पढ़ के बताया, खासतौर पर जो 16 फरवरी वाला अलर्ट है, बहुत साफ तौर पर लिखा गया है कि कैसे LAT बदला लेने की कोशिश कर रहा है, कैसे सिमी की मदद ली जा सकती है, इंडियन मुजाहिदीन का हाथ हो सकता है, लेकिन गृहमंत्री का कहना था कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन नहीं थी। इससे ज्यादा स्पेसिफिक और क्या होगा? ये तो सुरक्षा एजेंसियों का काम है कि सारी जानकारी का एक मतलब निकाल के आगे कोई तरह की सुरक्षा को प्रदान कर पाना राज्यों को, या फिर गृह मंत्रालय को इस तरह का बता पाना कि अब आगे क्या किया जाए।
रितुल, इसके साथ साथ एक और बात बताना चाहूंगा। एक तीसरा अलर्ट भी था जो 20 जनवरी को ही हुआ। मैक नेम मल्टी जो एजेंसी सेंटर है, जो आईबी की एक है, जो सारी एजेंसी के बीच में कोऑर्डिनेशन करता है, उसका एक अलर्ट था जो काफी स्पेसिफिक था, जिसके भी मतलब जो इतना स्पेसिफिक था जिसमें शहर के नाम दिए गए थे। वो भी 20 जनवरी को इशू हुआ। हालांकि उसको शायद क्यों गृह मंत्री ने शायद उस बारे में क्यों उसको नहीं देखा, ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अलर्ट काफी स्पेसिफिक थे। और इस तरह कहा जा सकता है कि जो ग्रुप थे, जो टेररिस्ट आउटफिट है, उनके क्लियर कट इंडिकेशंस थे कि कौन इसमें शामिल हो सकता है। और जब आपके पास इतनी लंबी हिस्ट्री होती है, किसी ग्रुप को आप पूरा ट्रैक कर रहे होते हैं, आपकी एजेंसीज यही काम कर रही होती हैं, तो उनको ये भी मालूम होता है कि उन्होंने कहां-कहां रेकी की गई। जो अभी जानकारी इस विस्फोट के बाद भी आई कि जिस तरह दिल्ली पुलिस ने पकड़े थे, और उनकी इंटेरोगेशन में इस बात का जिक्र था कि 2012 में ही कुछ रेकी की गई है, यानी कुछ उन महीनों में रेकी की गई है, ये साफ तौर पर जाहिर था। तो ऐसे में ये बात जरूर सवाल उठता है गृह मंत्रालय पे कि क्या कर रहे थे वो लोग, जबकि उनके हाथ में इतनी अहम जानकारी थी, इन लोगों की जान की कीमत थी, और देश पर लगातार हो रहे हमले का एक और धब्बा लगा था। हैदराबाद धमाकों में 16 परिवारों ने अपने अपनों को खोया है और 100 से भी ज्यादा ऐसे लोग हैं जो बुरी तरह घायल हैं। कई लोग अस्पताल में अभी भी जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। कौन कहता है कि बोलने के लिए शब्दों की जरूरत होती है, भाषा की दरकार होती है, व्याकरण के संस्कार की जरूरत होती है। 23 साल की राम्या श्री की आंखों में झांकिए, दर्द की पृथ्वी आपको पाताल में खींच ले जाएगी। बेइंतहा दर्द है इस परिवार के सामने, कभी न खत्म होने वाला गम है और आंसुओं का सैलाब है। वेटनरी डॉक्टर थे, अपने काम से घर के लिए लौट रहे थे। हृदय पर हथौड़े की तरह चोट करती हैदराबाद की सैकड़ों कथाओं में सिर्फ चेहरे बदलते हैं, चीत्कार नहीं। 52 साल के वेंकटेश्वरलू 4 पैर वाले जीवों को चंगा करने का काम करते थे। उन्हें मालूम नहीं था उपायों की दुनिया में फैली बीमारी के बारे में, एक ऐसी बीमारी जिसका कोई टीका नहीं। बिटिया बताती है, पापा घर लौट रहे थे, दिलसुख नगर बस स्टैंड तक पहुंच चुके थे। भैया ने 5 मिनट पहले ही बात की थी, लेकिन पता नहीं था काम पर गया पिता कफन में लिपट कर लौटेगा। उधर से बात करे 5 मिनट के बाद उन्होंने बोला कि दिलशनर में ही उतरे और उम्र की ढलान पर बाप ने बेटे की जिम्मेदारी उठा रखी थी। बेटा उसे उतारने वाला था, लेकिन वक्त का फेर देखिए, जिन कंधों पर पिता की जिम्मेदारी होनी थी, उन्हीं कंधों पर उसकी अर्थी निकली। 23 साल का कृष्णकांत अचानक बहुत बड़ा हो गया है। No, before the blast, I mean at approx 6:40 or 6:50, and then I saw the news in the Facebook and all the other sites, Inadu and Sakshi. Then I got panic and I just called back. All the infos are getting busy call, so I just called to another landline phone far away from this area. So then I came to know it was pretty near to this Footover Bridge and all this Venkatadri Theatre and Konark Theatre. जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। चेहरा उड़ गया था, धड़ का पता नहीं, पैर मालूम नहीं कहां गए, और अंगुली मुर्दा घर में पड़ी थी। अंगूठी से पहचान हुई। ये मौत नहीं है, सभ्यता के शिखर पर शर्म की ऐसी गाथाएं हैं जहां पहाड़ों का सीना भी छलनी है। उन्हें पहचानना भी मुश्किल हो रहा था। उनकी अंगूठी, उनके बैग और उनके कुछ कागजात से बेटे ने उन्हें पहचाना। IIT खड़गपुर में पढ़ता है कृष्णकांत। अब वो सोचता है मौत की इंजीनियरिंग के बारे में। कहां से आए होंगे वो शैतान जिन्होंने शांति के सीने में सुराख कर दिया। बात करते हुए आंखें शून्य में खो जाती हैं, अटक जाती हैं क्षितिज के छोर पर पिता की तलाश में। I was really collapsed. Okay. मौत के इस मंडप में मौन चीखता हुआ नजर आता है। अगर आप सुनना चाहें तो जो सिर्फ शिंदे साहब के लिए एक जनरल अलर्ट था, जो हैदराबाद पुलिस के लिए महज एक रूटीन अलर्ट था, वो दरअसल राम्या श्री के लिए 13 साल की बच्ची है, उसके लिए उसके पिता का होना या ना होना था।
ये कृष्णकांत आईआईटी खड़गपुर में पढ़ने वाले एक बच्चे के लिए अपने वेटनरी डॉक्टर पिता का जिंदगी में होना या ना होना था। वेंकटेश्वरलू की मौत सिर्फ एक मौत नहीं है, एक मुल्क के तौर पर हमारी सामाजिक चेतना की मौत है। सवाल है स्वतंत्रता के मानी पर। संप्रभुता की किताबों से निकलकर सुरक्षित होने के सवाल मौत में बदल गए हैं। इन मौतों से पैदा हुआ मौन चीख रहा है और ये चीख पसरती जा रही है इस लोकतंत्र के गूंगे गलियारों में। हैदराबाद से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो।